तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रमेश ने बीते 15 दिनों में क्या कुछ घटित हुआ, इसकी पूरी जानकारी उसने प्रताप को दी, जिसमें रमेश ने किस तरह सेनापति और उसके पुत्र जम्बूका ने प्रताप और कृतिका के परिवार के सदस्यों को मारा और किस तरह उन दोनों का घर तबाह किया, इसका जिक्र किया, जिसे सुनकर प्रताप और कृतिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। पर अब देखना यह है कि प्रताप और कृतिका आगे क्या कदम उठाते हैं। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 15। रमेश से ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे सेनापति और उसके पुत्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कृतिका भी बहुत रो रही थी। मैंने उसे किसी तरह शांत किया। हमारी ये हालत देखकर रमेश को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। वो मुंह लटकाए खड़ा था। तभी माहौल को संभालते हुए महामंत्री जी बोल पड़े। देखो रमेश, प्रताप और कृतिका तुम्हारे वजह से दुखी हुए, इस बात का दोष तुम खुद को मत दो, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें इस घटना के बारे में पता चल ही जाता। इसलिए ये सब तुम्हारी गलती है ऐसा मत सोचो। और रही बात प्रताप तुम्हारी, तो तुम्हारे परिवार का एक सदस्य अभी भी यहाँ मौजूद है। महामंत्री जी से ये बात सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनसे पूछने लगा, महामंत्री जी, क्या आप सच कह रहे हैं? कहाँ है वो? आप किसकी बात कर रहे हो? मेरी उत्सुकता को देखकर महामंत्री जी बोले, प्रताप, तुम्हारे परिवार के जिस सदस्य की बात मैं कर रहा हूँ वो ठीक तुम्हारे बगल में बैठी है। क्या आपका मतलब कृतिका से है? मैंने पूछा। इस पर महामंत्री जी बोले, बिल्कुल सही प्रताप, कृतिका ने ये जिद पकड़ रखी है कि वो अगर शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे ही करेगी। तुम जब बेहोश थे तो इस मासूम सी बिटिया ने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा। तुम्हारे ठीक होने तक दिन रात वो तुम्हारी सेवा में लगी रही। जब महामंत्री जी ये सब बोल रहे थे तब मैं कृतिका को देख रहा था। वो शर्मा रही थी। मैं भी महामंत्री जी के कथन से सहमत था, पर जब मेरा ध्यान मेरे हाथों पर गया तब मैंने अपना मन बदल लिया और महामंत्री जी से कहने लगा, महामंत्री जी, आप मेरे दोनों हाथों को तो देख रहे हो। इस वक्त मैं खुद को भी संभालने की स्थिति में नहीं हूँ, तो मैं भला कृतिका को कैसे संभालूंगा? उसकी जरूरत को कैसे पूरा करूंगा? आप कृतिका को नहीं संभालोगे, बल्कि कृतिका आपको संभालेगी। कृतिका मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, भूल गए मैंने क्या कहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। पर अब जबकि ऊपर वाले ने हम दोनों को जिंदा रखा तो तुम मुझे जीते जी मरने की बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुमसे दूर जाना भी मेरे लिए मरने से कम नहीं। कृतिका, मैं अपने दोनों हाथों के बारे में सोचकर तुम्हें मना कर रहा था। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें कोई और अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाएगा जिसके साथ तुम खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर पाओगी। जिंदगी में तुम बहुत खुश रहोगी कृतिका। मैं अपने दिल पर पत्थर रख के ये सब बातें कृतिका को बोल रहा था। तभी चिढ़ते हुए कृतिका बोल पड़ी, किसने कहा मैं दूसरे के साथ खुश रह सकती हूँ? जाओ प्रताप, तुम कुछ भी अनाप शनाप बातें मत बनाओ। और हाँ, रहा सवाल तुम्हारे इन हाथों का, तो इन हाथों ने मेरी जान बचाई, इसलिए ये जान अब इन कटी हुई हाथों के हवाले हुई है। जिंदगी भर इनकी सेवा करूँ, ये मेरा धर्म बन गया है। वैसे भी अब तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों के परिवार को तो उन जालिम राक्षसों ने मार डाला, इसीलिए अब हम ही एक दूसरे का सहारा बने। यही ऊपर वाले की मर्जी है। कृतिका की आंखों में एक गजब का फैसला था। उसके फैसले के सामने मैं हार गया था। फिर कुछ दिनों बाद महामंत्री जी ने हम दोनों की शादी करवा दी। करीब 3 साल तक हम महामंत्री जी के घर पर ही रह रहे थे। इन 3 सालों में तारा का जन्म हो गया। तारा के जन्म के बाद महामंत्री जी के घर इस तरह खाली बैठकर रहना अब हमें अच्छा नहीं लग रहा था, और कब तक हम उन पर बोझ बने रहते। फिर एक दिन हमने इस बात को महामंत्री जी से साझा किया। हमारी ये बात सुनकर महामंत्री जी ने साफ मना कर दिया और हमें उनके साथ ही बेझिझक रहने को कहा। ये तो उनका बड़कपन था, पर हमने भी अब फैसला कर लिया था। कृतिका के बार बार कहने से आखिर उन्होंने हमारी बात मान ही ली और ये घर हमें बना कर दिया जहां अब हम बैठे हैं रुद्रा। और तो और कृतिका को महल में नौकरी भी लगवा दी। तो रुद्रा, ये थी मेरी हाथ कटने की और कृतिका के भेष बदलने की कहानी।
अपनी कहानी सुनाकर प्रताप का मन अब हल्का हो गया था। करीब 10 साल के बाद किसी ने उसकी कहानी इतने लगन से सुनी थी। प्रताप की कहानी सुनकर रुद्रा को भी ऐसा लगने लगा था जैसे वो सब उसके सामने ही घटित हो रहा हो। तभी कृतिका घर के अंदर आई और रुद्रा से कहने लगी, रुद्रा भैया, तुम्हें महर्षि के आश्रम जाना है ना? फिर जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। कृतिका की आवाज सुनकर रुद्रा अपने ख्यालों से बाहर आया और सामान्य होकर प्रताप से कहने लगा, प्रताप, मैं तुम्हारी कहानी को प्रणाम करता हूँ। वाकई तुम्हारी कहानी औरों के लिए प्रेरणादायी है। पर अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। इस पर प्रताप ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर रुद्रा घर से बाहर निकलकर घोड़े के पास आया और तारा को उसके पीठ पर बिठाकर खुद भी उसके पीठ पर जा बैठा। फिर वो दोनों आश्रम के लिए निकल पड़े। सफर के दौरान रुद्रा तारा से इधर उधर की बातें कर रहा था। करीब आधे घंटे के सफर के बाद रुद्रा ने तारा को पूछा, तारा बेटा, गुरुजी का आश्रम और कितनी दूर है? मामा जी, वो जो सामने झाड़ियाँ है ना, उसको पार करने के बाद हमें आश्रम दिखाई देने लगेगा। तारा अपनी छोटी छोटी उंगलियों से सामने की ओर इशारा करते हुए बोली। अभी वो उन झाड़ियों के करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी रुद्रा को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। तभी उसने अपने घोड़े की गति को धीमा किया और तारा को शांत रहने का इशारा करके वो झाड़ियों में देखने लगा। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर उनकी आवाजों से यह साफ हो गया था कि वो करीब 20 से 25 लोग थे। उनके पास घोड़े भी थे और उन्होंने शायद 2-3 लड़कियों को पकड़ रखा था। रुद्रा ने अंदाजा लगाया कि हो न हो ये जम्बूका के ही लोग हैं और उन्होंने अगर हमें देख लिया तो वो लोग हमें भी पकड़ लेंगे। ये सोचकर रुद्रा ने अपने घोड़े को वापस घुमाया। उसे अपनी जान की फिक्र तो नहीं थी, पर वो तारा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। कुछ ही देर में घोड़ा प्रताप के घर के पास पहुंच गया। रुद्रा ने तारा को घोड़े से उतारा और उसे घर जाने को कहा। तारा जब उसके सामने घर के अंदर पहुंच गई तो रुद्रा ने घोड़े को फिर उसी ओर दौड़ा दिया जहां उसने उन लोगों को देखा था। फिर से झाड़ी के करीब पहुंचने के बाद रुद्रा घोड़े पर से उतरा। उसने घोड़े को खुला ही छोड़ दिया और छिपकर उन झाड़ियों में प्रवेश करने लगा। धीरे धीरे रुद्रा उस ओर बढ़ रहा था जिधर वो लोग थे। अब वो बिल्कुल उनके नजदीक पहुंच गया था। उसने देखा कि करीब 25 से 30 घुड़सवार वहां जमा थे। 2 लड़कियों को उन्होंने वहां बंदी बनाकर रखा था। शायद वो लोग किसी का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए अब तक वो वहां रुके थे। अरे बाप रे, ये सब तो जम्बूका के ही लोग लग रहे हैं। तो क्या जम्बूका भी यहाँ आने वाला है? रुद्रा इतना सोच ही रहा था कि तभी वहां मौजूद एक आदमी की नजर उस पर पड़ी। कौन है वहां? जल्दी से सामने आओ वरना मारे जाओगे। इतना कहकर वो आदमी तलवार हाथ में लेकर रुद्रा की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे और भी कई लोग रुद्रा की तरफ बढ़ने लगे। उन सबको अपनी ओर आते देख रुद्रा ने उल्टे पांव भागने में ही अपनी भलाई समझी और वो वहां से भागने लगा। रुद्रा को वहां से भागते देख वो लोग अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रुद्रा के पीछे भागने लगे। यहाँ रुद्रा को दौड़ते हुए देख रुद्रा का घोड़ा भी उसके करीब आ गया। फिर एक ही छलांग में रुद्रा घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े को पूरे तेजी के साथ दौड़ाने लगा। हवा से बातें करता हुआ रुद्रा का घोड़ा शिवालय की ओर भाग रहा था। रुद्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जम्बूका के लोग अब तक उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसे ये यकीन था कि वो लोग इस घोड़े के गति का मुकाबला नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो शाही परिवार का घोड़ा था। इसीलिए बाकी घोड़े उसके सामने कमजोर ही लग रहे थे। तभी रुद्रा ने देखा कि सामने से एक योद्धा अपने घोड़े के साथ उसी रफ्तार से उसी की ओर बढ़ रहा है। रुद्रा ये बात समझ गया कि अब वो घिर चुका है, इसीलिए भागने की बजाय उसने अपने घोड़े की लगाम खींच दी और एक जगह खड़ा हो गया। अब वो योद्धा रुद्रा के बहुत करीब आ गया था। रुद्रा अब थोड़ा घबराने लगा था। जैसे ही वो योद्धा रुद्रा के ठीक सामने आया, रुद्रा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या, वो योद्धा रुद्रा के पास से होता हुआ सीधा जम्बूका के लोगों की तरफ बढ़ा। उनके पास पहुंचते ही उसने अपने घोड़े से ऐसी छलांग लगाई और अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि एक ही वार में 10 लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए। अभी वो योद्धा हवा में ही था कि घोड़ा बराबर उसके नीचे आ गया और दूसरे ही पल वो घोड़े पर सवार था।
उसका ये कारनामा देखकर बचे हुए लोग इतना डर गए कि वो योद्धा दूसरा वार करता इसके पहले ही सब वहां से उल्टे पांव भाग गए। उनके जाने के बाद वो योद्धा रुद्रा के पास आया और अपने घोड़े को रुद्रा के इर्द गिर्द घुमाने लगा। तभी उसने अपना मुखौटा उतारकर रुद्रा से पूछा, क्या तुम ही रुद्रा हो? उसके मुखौटा उतारते ही रुद्रा को मानो एक झटका सा लगा, क्योंकि जिस योद्धा ने अभी अभी अपनी तलवार के एक ही वार से 10 लोगों को मारा था और जो उसके इर्द गिर्द घूमकर उसका नाम भी ले रहा था, वो योद्धा असल में 16 साल की एक खूबसूरत कमसीन लड़की थी। उसने कपड़े तो योद्धा के पहन रखे थे, फिर भी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। उसे देखकर रुद्रा आश्चर्यचकित हो उठा। तुम कौन हो? रुद्रा ने आश्चर्य से पूछा। इसके जवाब में वो कहने लगी, मैं महामंत्री जी की बेटी मनसा हूँ। दोपहर में पिताजी ने तुम्हें महाराज से बात करते हुए देखा था, तभी उन्हें मालूम हुआ कि तुम आश्रम जाने वाले हो, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मनसा, तुम्हारी वजह से अब मैं सुरक्षित हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचाई। पर क्या तुम उन 2 लड़कियों की जान बचा सकती हो जिन्हें उन लोगों ने वहां झाड़ियों में बंदी बनाकर रखा है? रुद्रा अपने हाथ का इशारा उस झाड़ियों की तरफ करते हुए बोला। ठीक है रुद्रा, तुम मंदिर में जाकर बैठो, मैं उन लड़कियों को छुड़ा कर लाती हूँ। इतना कहकर मनसा ने दोबारा अपना मुखौटा पहना और वो उस झाड़ियों की तरफ निकल पड़ी। रुद्रा अब मंदिर में आया। शिवजी के दर्शन करने के बाद वो आश्रम की ओर बढ़ गया। आश्रम अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। हर तरफ बड़ी बड़ी घास उगाई थी। आधी झोपड़ियां गिर गई थी और आधी गिरने के कगार पर थी। घुटनों तक बढ़ी हुई घास में से चलकर रुद्रा एक एक झोपड़ी के पास जाकर देखने लगा, लेकिन उसे गुफा के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिर थक हार कर वो मंदिर की तरफ वापस आने लगा। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र की औरत पर गई। वो बुजुर्ग महिला लकड़ियों का एक गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे उठाने में सफल नहीं हो पा रही थी। ये देखकर रुद्रा उसके करीब जाने लगा। माई, थोड़ा रुक जाइए। रुद्रा हाथ का इशारा करते हुए उस बुजुर्ग महिला से बोला। रुद्रा की आवाज सुनकर वो बुजुर्ग महिला लकड़ियों के गट्ठे को छोड़कर रुद्रा की ओर देखने लगी। रुद्रा उस बुजुर्ग महिला के पास आया और लकड़ियों का गट्ठा उठाने लगा। गट्ठा उठाने के बाद रुद्रा ने ये महसूस किया कि वो गट्ठा बहुत ही भारी है। माई, ये गट्ठा तो बहुत भारी है। चलो, मैं ही इसे आपके घर पहुंचा देता हूँ। आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। इतना कहकर रुद्रा ने वो गट्ठा अपने सिर पर ले लिया और दोनों आगे की ओर चलने लगे। चलते वक्त माई ने रुद्रा से कहा, बेटा रुद्रा। माई के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्रा को आश्चर्य हुआ। वो माई से पूछने लगा, माई, आपको मेरा नाम कैसे पता चला, जबकि हम लोग तो अभी अभी मिले हैं? इस पर माई कहने लगी, रुद्रा, मैं क्या जानती हूँ, कैसे जानती हूँ, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कल तुम्हें गुफा में जाना है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माई की ये बातें सुनकर रुद्रा के तो होश ही उड़ गए थे। तो दोस्तों, आखिर कौन है ये माई और इसे रुद्रा के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, और वो रुद्रा को आखिर क्या देना चाहती है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।